तो सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है एक बार फिर से। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो अब पिछले पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो आधारभूत जो है समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी ये एग्ज़ाम में आता है या फिर थेल्स प्रमेय के नाम से भी ये आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके कथन की। इसका कथन कई बच्चों को याद नहीं होता है, तो सबसे पहले हम कथन इसका समझते हैं। देखो, थेल्स प्रमेय एक त्रिभुज से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं इस पेपर पे त्रिभुज बना लेता हूँ और ताकि आपको त्रिभुज से कथन याद हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। अब मैं इसे ABC नाम दे देता हूँ। देखो, ABC। अब त्रिभुज ABC में टोटल 3 भुजाएं हैं। पहला है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है CA। अब प्रमेय क्या कहता है कि 3 भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा अगर हम खींचते हैं तो किसी भी एक भुजा के समांतर हम AB के समांतर खींच सकते हैं, हम BC के समांतर खींच सकते हैं या फिर हम CA के समांतर खींच सकते हैं, कोई भी एक भुजा। तो हमने सुविधा के लिए हमने वो भुजा मानी कि ये BC है। अब BC के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे, तो हमने BC के समांतर एक रेखा खींचना है हमें। तो हमने क्या किया, इस तरीके से स्केल रखा और हमने ये देखो, ये BC के समांतर हमने एक रेखा खींची। ठीक है, तो समांतर कैसे है BC के? देखो आप, ये BC है और ये रेखा है, इनके बीच में हमेशा समान अंतर रहेगा। ठीक है, समांतर रेखाएं तो आप जानते हो, एक दूसरे के समांतर, जैसे ये रेखा है और इसके समांतर ये रेखा है, तो वो समांतर रेखा हो जाएगी। तो ये समांतर है। आप यदि इस त्रिभुज को ऐसा तिरछा भी कर दो तो आप देखोगे कि ये दोनों रेखाओं के बीच का अंतर कैसा है, समान है। तो ये समांतर रेखा है कि नहीं? ये इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें? चलो नाम दे देते हैं कुछ। जैसे C तक नाम दे दिया तो C के आगे क्या आता है? D आता है, तो D यहाँ पे नाम दे दो। इस पॉइंट को हमने D नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने E नाम दे दिया। तो अब देखो इसमें क्या हुआ है कि हमने BC के समांतर एक रेखा खींची है DE, तो बाकी की 2 भुजाएं डिस्टर्ब हुई हैं। कौन कौन सी? AB और दूसरी AC। हमने BC के समांतर रेखा कौन सी खींची है? DE, लेकिन बाकी की 2 भुजाएं AB और AC ये डिस्टर्ब हुई हैं। क्यों? AB को ये D बिंदु पे काट रही है ये वाली रेखा, क्योंकि यही हमने अलग से खींची है ना। और ये रेखा किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो ये AB को बिंदु D पे काट रही है और AC को बिंदु E पे काट रही है। तो जैसे ही इसने विभाजित किया, AB के 2 टुकड़े इसने किए बिंदु D पर कट कर। पहला टुकड़ा हो गया AD और दूसरा टुकड़ा हो गया DB। ठीक है, और यहाँ पे पहला टुकड़ा हो गया AE और दूसरा टुकड़ा हो गया EC। पहले पूरा AC था, पहले पूरा क्या था? AC था, लेकिन जैसे ही हमने ये वाली लाइन खींची तो ये D पे यहाँ कटा और E पे यहाँ कटा। मतलब AB भुजा यहाँ कटी D पे और AC भुजा यहाँ E पे कट गई। तो AB के 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? AB और DB, है ना। और AC के भी 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? AE और EC। तो अगर हम इनको आपस में बटे में करें, मतलब AD बटे DB करें, ध्यान देना, अगर हम AD बटे क्या कर दें? DB कर दें, तो इनका जो अनुपात आएगा, मान लो कुछ भी अनुपात आएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? AE बटे EC के। AE बटे EC के। मतलब यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए
तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को यानी कि AB को और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD बटे DB का जितना उत्तर आएगा उतना ही आएगा AE बटे EC का। समान अनुपात में विभाजित करना मतलब जैसे हमने इसको मान लिया 5 या इसको मान लिया 10, तो AD बटे DB का उत्तर आया मान लो 1/2, तो AE बटे EC का भी उत्तर 1/2 ही आएगा। इसे बोलते हैं समान अनुपात में विभाजित करना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज, यदि देखना कथन आपको याद हो जाएगा अभी, यदि किसी यहाँ पे मैंने त्रिभुज को थोड़ा सा हल्का कर लिया है ताकि स्क्रीन पे आपको दिखता रहे। तो यदि किसी त्रिभुज है ना ये, तो यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा हमने BC के समांतर खींची है ना, तो यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए, कोई अन्य रेखा खींची जाए तो क्या करती है वो, ये जो रेखा हमने खींची है ना, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो बाकी की दो भुजाओं को वो समान अनुपात में बांट देती है, विभाजित करती है। तो लिखेंगे तो वह अन्य दो भुजाओं को, तो वह अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। क्लियर? तो ये कथन है कि देखो, कथन ही कठिन है, बाकी बन जाएगा। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो ये बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये कथन है। अब हम लिखेंगे इसमें आगे क्या लिखेंगे, दिया है। अब इसको प्रूफ करके भी बताना है तो लिखेंगे व्युत्पत्ति, और फिर इसका जो दिया है वो क्या है, त्रिभुज ABC हम मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हमने क्या माना, त्रिभुज ABC में हम मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। त्रिभुज ABC में हम मान लेते हैं कि जो DE है वो किसके समांतर है, BC के। तो हम लिखेंगे कि जो DE है, ये है ना DE, ये किसके समांतर है, BC के। तो DE समांतर है BC के, ये हमें दिया गया। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि समान अनुपात में बांटती है। जैसे सिद्ध करना है, हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पे, सिद्ध करना है। एक एक पॉइंट में इसलिए यहाँ पे आपको समझाऊंगा क्योंकि एग्जाम में कहीं भी आप भूल सकते हो। सिद्ध क्या करना है कि जब ये BC के समांतर ये DE खींचेगी तो AD और DB बटे और AE बटे EC बराबर होना चाहिए। तो AD बटे क्या होगा, DB बराबर AE बटे EC हो जाएगा। मतलब AE बटे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करके हमें बताना है, तो बताएंगे। लेकिन सिद्ध करने के पहले हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रचना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे रचना। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं करनी होंगी। जैसे पहली रचना हम करेंगे कि B को E से मिला देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि B को E से मिलाएंगे, तो B को E से
बी को ई से मिलाएंगे तथा सी को डी से मिलाएंगे तथा सी को डी से मिलाया। ये पहली रचना हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर लिख देंगे। ये भैया पहला हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी रचना करेंगे तो मिला ही देते हैं। ये रहा स्केल। तो बी को हम मिला देंगे ई से, ठीक है, देखो मिला दिया। अब इसी तरीके से सी को डी से मिला देंगे, देखो ये भी मिला दिया। तो पहली रचना हमें ये करना है, ध्यान रहेगी ना, बी को ई से मिलाना है और सी को डी से मिलाना है, कर दिया। दूसरी रचना क्या होगी कि इस ए ई भुजा पे भी हमें एक लंब खींचना है, वो भी इस डी बिंदु से यहाँ पे लंब जाएगा और ये जो ए डी भुजा है ना, इस पे भी एक लंब खींचेंगे इस तरफ। तो देखो कैसे खींचेंगे, देखते रहना, मैं आपके सामने ही खींचूंगा ताकि आप भूल ना जाओ। बिंदु डी और ए ई इस पे लंब खींचेंगे, ठीक है। तो लंब मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से खींच देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ये देखिए, ये डी से यहाँ पे लंब खींचा है तो मान लेते हैं कि ये डी एम एक लंब है। इसी तरीके से अभी ये जो डी एम लंब है किस पे है, ए ई भुजा पे आया है। क्योंकि अगर इसको ऐसा देखोगे आप चित्र को ऐसा करके तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये लंब ही तो है, किस पे है, ए ई पे, ठीक है। वापस ले आते हैं चित्र को। अब यहां से देखोगे ई से हम ए डी पे लंब खींच देते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो ई से हम लंब किस पे खींच देंगे, ए डी पे। तो चलो भाई खींच देते हैं, ये देखो हमने खींच दिया। तो यहाँ हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे एन नाम हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ डी एम, यहाँ ई एन, ये दोनों लंब हैं। तो ये भी तो हमने रचना ही करी है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो डी एम है वो हमने लंब खींचा किस पे, ए ई पे। तो यहाँ पे लिख दिया ए ई पर। और तथा ई एन हमने लंब खींचा है किस पे, ए डी पे, ए डी पर खींचा। क्लियर, बताओ इतना कर लोगे, बिल्कुल कथन लिख के दिया है और फिर लिखना है कि इसके समांतर ये है, फिर सिद्ध करना है ये, फिर रचना कर देनी है। अब रचना करने के बाद आती है बारी उपपत्ति की, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है। तो उपपत्ति हेडिंग डाल देना। अब बहुत ही अच्छे से देखना कि ये त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे ए डी ई, ये वाला त्रिभुज, और इसके साथ में ये वाला त्रिभुज लेना है डी बी ई, दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। पहली बार में बड़ा त्रिभुज नहीं, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज ए डी ई, देख पा रहे हो ना, ए डी ई त्रिभुज और डी बी ई त्रिभुज, इसी से कनेक्टेड जो त्रिभुज है वो वाला त्रिभुज, देख पा रहे हो ना। इन दोनों का अनुपात निकालना है क्षेत्रफल का। तो देखो क्षेत्रफल को हम एरिया भी लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ किसका, त्रिभुज ए डी ई। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ए डी ई, इसका क्षेत्रफल बटे ये वाला क्षेत्रफल डी बी ई, इसका भी एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी बी ई, इसी से सटा हुआ जो त्रिभुज है, त्रिभुज डी बी ई, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार क्या होगा त्रिभुज ए डी ई का, त्रिभुज ए डी और ई, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, ए डी। तो आधार क्या होगा, ए डी, और ऊंचाई क्या होगी, वही लंब क्या मतलब ए डी पे लंब क्या है, एन ई या ई एन, दोनों में से कोई भी। तो ई एन ही लिखेंगे, एक बार हमने जो इस्तेमाल कर लिया तो ई एन लिखेंगे। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो गया, बटे यहाँ पे भी आएगा 1/2, और इस त्रिभुज डी बी ई का आधार क्या होगा, डी बी ई का आधार क्या है, ये है ना डी बी। तो आधार तो डी बी हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई वही रहेगी, क्योंकि इस आधार पे आगे तक बढ़ोगे तो ऊंचाई वही रहेगी ई एन।
ध्यान रखना कि किसी भी आधार में यहाँ तो कोई ऊंचाई नहीं दी गई है, डी बी ई में कोई भी ऊंचाई नहीं है, तो ये आगे बढ़ाएंगे इस डी बी आधार को कि कहीं तो लंब टकराएगा, तो ये लंब टकरा गया ई एन, डी बी को आगे बढ़ाया तो ये लंब कौन सा टकरा गया, ई एन, तो ऊंचाई वही रहेगी, तभी तो कटेगी ना, तो ई एन। अब इसको 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो कितना आ गया, ए डी बटे डी बी। इसको अपन ने इस डी बी लिखे, तो चलो इसको अपन ने क्या बना दिया, समीकरण नंबर 1, ए डी बटे डी बी को समीकरण 1 बना दिया। इसी तरीके से फिर से एक बार यही त्रिभुज लोगे, लेकिन अब इस बार का त्रिभुज इस तरफ वाला त्रिभुज ले लोगे, ई सी डी। अभी कौन सा लिया था, डी बी ई, ये वाला लिया था ना, नहीं समझ रहा, ये वाला देखो, ये वाला त्रिभुज लिया था ना, अब लेना है ई सी डी, ये वाला, और ऊपर वाला सेम रहेगा, ये वाला दोनों बार में लेना है ए डी ई, ठीक है। तो फिर से लिखोगे तथा एरिया ऑफ, अब लेना है त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ डी ई सी, कोई भी लिख सकते हो, ई सी डी लिख लो, चलो त्रिभुज ई सी डी, ये ले लिया। फिर से वही सूत्र, ऊपर वाले त्रिभुज का सूत्र, आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2। इस बार आधार कैसा लेना है, इस त्रिभुज में पहले ये आधार लिया था, अब लेना है ये वाला आधार, इस पे भी तो लंब है डीएम, तो आधार क्या होगा, ए ई, तो आधार ले लिया ए ई, आधार गुणित ऊंचाई क्या है, इस आधार पे ऊंचाई क्या है, डीएम लंब है ना, तो डीएम लिखेंगे बटे, यहां भी फिर 1/2, आधार क्या है इस त्रिभुज का, ईसीपी का आधार ईसी ही रहेगा, लेकिन ऊंचाई ऊपर वाली ही रहेगी डीएम, क्योंकि ईसी को यहाँ तो कोई ऊंचाई है नहीं, तो आगे बढ़ाओगे तो ये है ना 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री जहां बनता है वही ऊंचाई कहलाती है, तो ये 90 डिग्री बने हैं ना, यही तो ऊंचाई है, तो डीएम, तो डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए ई बटे ई सी। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला त्रिभुज तो सेम है, लेकिन नीचे वाले त्रिभुज दोनों अलग अलग हैं। लेकिन नीचे वाले जो त्रिभुज हैं वो ये वाले हैं, एक तो ये छायांकित किया है ये वाला, और दूसरा क्या है, सी ई डी, ये वाला। लेकिन मैं आपसे कहूं कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो क्या आप चौंकोगे तो नहीं। देखो दोनों के क्षेत्रफल बराबर इसलिए हैं क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, तो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा बराबर रहते हैं, यानी कि ये इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि BC समांतर है DE के, इसलिए एरिया ऑफ ये वाला त्रिभुज DBE किसके बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज ECP के, ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो हम इसकी जगह पे इसको ही लिख लेते हैं, तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं बची है तो मैं दूसरा पेज इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखो। तो अब हम लिखेंगे, इसको फिर से लिख लेते हैं, ऊपर का तो सेम ही है, एरिया त्रिभुज ADE, लेकिन जो नीचे है, नीचे वाला, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको ना लिख के उसी को लिख सकते हैं ताकि सेम हो जाए बिल्कुल। देखो ऊपर का तो सेम है, लेकिन ये हम दोबारा से इसकी जगह पे ये लिख लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या था ऊपर समीकरण 1 में, DBE, तो DBE, और इसका जो मान है वो यही रहेगा, AE बटे EC, AE बटे EC। अब बनाएंगे इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की करेंगे तुलना। देखो समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 1 का LHS देखोगे आप और समीकरण 2 का LHS देखोगे, बिल्कुल बराबर मिलेगा आपको। देखो आप ये देखो, ADE DBE वही तो हमने बराबर किया है, ADE DBE यहाँ पे अलग था, लेकिन हमने देखा कि दोनों तो क्षेत्रफल दोनों के बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच में है, इसलिए हमने इसको ऑलरेडी इसके बराबर कर दिया। तो अब हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, बराबर का मान है।
तो अब हमें एक बात बताओ कि समीकरण एक ये है जिसमें ये वाला एरिया दोनों का सेम हो रहा है, तो जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से RHS बराबर है, यानी कि AD/DB बराबर है AE/EC, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा सिद्ध हो गया। तो आप समझ गए ना कि थेल्स प्रमेय कैसे करना है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट भी करना है। सिर्फ खेल इतना है कि यहाँ का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, और यहीं पे खेल पलट जाता है, तो इसकी जगह पे हम यही लिख देते हैं, जिससे ये दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर का तो पहले से ही त्रिभुज सेम था, तो इससे ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आई होप आपको थेल्स प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से नोट कर लें। पहले ये वाला नोट करिए आप, इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, चित्र भी बनाना है, उसका अलग से स्क्रीनशॉट दे दूंगा। इसके बाद ये, ठीक है, और फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कर दिया है ये, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा अपना चित्र, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चित्र तो वैसे आप बना लोगे। तो ये है थेल्स प्रमेय। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।